हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा। काफ़ी दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं आज, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ये ऐसी महामारी चल रही है, उसके चलते हुए ड्यूटी की व्यवस्था रही इसलिए। लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी का लेक्चर नहीं रहा, लेकिन साइंस के लेक्चर वो 3 लेक्चर आए। आप लोगों से हम लोगों को निराशा लगभग देखने को मिल रही है कि आप जो लेक्चर आपको डाला जा रहा है, आप लोग को सारे लोग देख नहीं रहे उसको। पता नहीं क्यों आप देख नहीं रहे, क्यों नहीं देखना चाहते हैं। और ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो पूरा हम लोग प्रयास करने किया है हमने। क्योंकि लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में आप लोगों को जोड़ के रखना ये भी एक बड़ा टास्क था, ठीक है। और एक और खुशी की बात यह है कि जो हमारे इस मिशन को आदरणीय गुरुजी ने शुरू किया, तो उसी में से 3 लोगों ने नायब तहसीलदार के पद पे जाकर के ज्वाइन किया है। इसमें से एक हैं अरविंद गौतम, दूसरे प्रदीप सिंह और तीसरे हैं ये डॉली यादव। तो इनको डॉली यादव पेटा मिला है, प्रदीप सिंह जी को गाजियाबाद जनपद मिला है और अरविंद को कासगंज जनपद मिला है। इन सबको पहले तो मिशन की तरफ से ढेर सारी बधाई और आशा करते हैं कि ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और ये आदरणीय गुरुजी की जो मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब इन सब के बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जो इन्फ्लेशन का टॉपिक पूर्ण हो गया था, हमने अब तक जो इकोनॉमी के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो बजट का लेक्चर सबसे पहले देखा, फिर उसके बाद डेवल्यूशन देखा, फॉरेन एक्सचेंज देखा, ठीक है। उसके बाद आपने 3 वीडियोस देखे थे इन्फ्लेशन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जैसे जो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की जैसी स्थिति चल रही है या जो भी स्थिति बनती है, तो आप लोग इन्फ्लेशन समझ पाते होंगे। CPI, WPI, इन सब के थ्रू मैंने मेजरमेंट करके आपको बताया कि किस तरीके से इसका एनालिसिस होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझने की है कि उससे मुझे लगता है कि जितना रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे वो बन जाएंगे। और आज मैं आपको 10 से 12 प्रश्न, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आज पूर्ण होगा। तो वो भी उसका सिनॉप्सिस प्लस वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी के प्रश्न भी आज आपको PDF के माध्यम से मिलेंगे। जो PDF हम लोग बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, वो आप ज्यादा कुछ ना करें, उतना ही आप उसमें अपने नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। चलिए मैं लौट के आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब क्या होता है, एक सामान्य शब्दों में ये समझ लीजिए। जैसे हमने इन्फ्लेशन की स्थिति को समझा था कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति भी जैसे आपके टिप्स पे आ गया है, वैसे ही व्यापार चक्र भी आपके टिप्स पे आ जाना चाहिए। सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है, व्यापार चक्र से यह अभिप्राय लगाया जाता है कि किसी अवधि में किसी एक देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव, देश की आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है। तो होने वाले उतार चढ़ाव इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है, इसी को ट्रेड साइकिल कहा गया है। तो आप ये देखिए, ट्रेड साइकिल में बेसिकली 4 फेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 4 फेस जब देखने को मिलेंगे, पहला फेस आता है एक्सपेंशनरी या प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, विस्तार, ठीक। और प्रॉस्पेरिटी को समृद्धि का क्षेत्र भी कहेंगे। अपस्विंग भी बोल सकते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे ये वाला एरिया, तो ये कर्व जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए y एक्सिस पर हम लोग क्या लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या है, आर्थिक गतिविधियां, और x एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम, समय, ठीक है। तो पहला फेस आता है यहां से लेकर के यहां तक स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, तो यहां तक चलेगा। तो इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी। और ये ऊपर जाकर के पीक है, पीक का मतलब इसको ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द टॉप लेवल, ठीक है। पीक का बूम भी कहते हैं। ऐसा मतलब एक समय
जहां आर्थिक गतिविधियों का लेवल कैसा होता है, एकदम टॉप पर होता है। फिर उसके बाद रिसेशन, मतलब एक मंदी जैसी एक सनक आपको देखने को मिलती है, मंदी। ठीक है, मंदी के बाद आता है महामंदी, डिप्रेशन कहते हैं, सुस्ती कह सकते हैं इसको, सुस्ती। फिर उसके बाद मंदी इसको बोल सकते हैं। देन ये क्या है, ट्रफ। ट्रफ का मतलब स्लम एरिया, स्लम। स्लम का मतलब होता है ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द बॉटम लेवल। कैसे लेवल पर है, बॉटम लेवल पर है, मतलब आर्थिक गतिविधियों का स्तर एकदम निम्नतम स्तर है। उसके बाद शुरू होता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब जैसे कोई व्यक्ति कोई पेशेंट होता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन के बाद जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर जो भी मेडिसिन उनको देते हैं, तो देन रिकवरी उसमें कुछ स्टार्ट होती है। वही ऐसे ही अर्थव्यवस्था का स्तर होता है कि जब कोई स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के आरबीआई के द्वारा लिया जाता है उस मंदी से निकलने के लिए, और जैसे इकोनॉमी में कुछ आंकड़ों में रिवाइवल स्टार्ट होता है तो उसको रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी सब पूरा डिटेल बताऊंगा कि रिकवरी कब आएगा, क्या स्थिति होगी, और रिकवरी के बाद फिर से प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक चक्र है जैसे इस तरीके से पुनः वही आएगा। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, एक्सपेंशन अपस्विंग को कहेंगे। दूसरा रिसेशन का मतलब है लोअर अपर टर्निंग पॉइंट। रिसेशन का मतलब अपर टर्निंग पॉइंट, मतलब ये ऊपर से नीचे की टर्न करने वाला ये पॉइंट होगा। और डिप्रेशन का मतलब है डाउन स्विंग, ये नीचे की तरफ यहाँ आ गया, यहाँ डिप्रेशन आ गया। ठीक है, और रिवाइवल या रिकवरी या लोअर टर्निंग पॉइंट, लोअर टर्निंग पॉइंट फ्रॉम अपर साइड, ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, इसको कहेंगे। फिर रिकवरी के बाद फिर पुनः प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा, समृद्धि का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति आती कब कब है, कैसे इसको कहेंगे, और ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ना, तो पहली स्थिति आप देख लीजिए क्या है, एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी या पीक बोल सकते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसमें, अपस्विंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मतलब निवेश ज्यादा होगा। जब निवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन जब ज्यादा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट का स्तर ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कम है, मतलब बेरोजगार लोगों की संख्या कम है। इसका मतलब बेरोजगार कम है तो क्या हुआ, पॉवर्टी कम है, गरीबी कम है। ठीक है, अब गरीबी कम का मतलब क्या हो जाएगा कि लोगों की इनकम का लेवल ज्यादा है, क्योंकि लोग रोजगार में जाते हैं। जब इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब जब मेरे पास पैसा होगा तो मार्केट में जाके मैं डिमांड कर पाऊंगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी इट मीन्स ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट आपका बढ़ेगा, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो उत्पादन करने के लिए मोटिवेटेड होगा। ठीक है, और फिर उसके कारण क्या हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा बढ़ेगा, और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो जीएनपी बढ़ेगा। ठीक है, जीएनपी बढ़ेगा। तो ये स्थिति कहां तक चलेगी, पीक तक चलेगी, टिल द पीक। तो पीक पॉइंट पे इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होता है। क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, रोजगार ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला स्थिति यहां से यहां तक की स्थिति, टिल द पीक पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम ये देख रहे हैं, रिसेशन, मंदी जैसा स्थिति है, सुस्ती बोल सकते हैं इसको। सुस्ती का मतलब क्या हुआ कि जहां सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और जब उसमें मंदी जैसी स्थिति देखने को मिल रही, सुस्ती जैसी स्थिति कैसे देखने को मिल रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, क्योंकि लोग फिर असुरक्षित महसूस करेंगे तो अपना पैसा बैंकों में ज्यादा रखना पसंद करेंगे, न कि निवेश करना पसंद करेंगे। तो निवेश कम होगा, इसको मैं बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, सेकंड नंबर को। जब आईटी का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश कम होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि लोग अपना पैसा कहां, बैंकों में रखना सुरक्षित ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, जब ये होगा सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि देन प्रोडक्शन कम होगा। लोगों का पैसा नहीं ना, लोगों ने बैंक में पैसा रखना पसंद किया, न कि अपने पास। जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, कम हो जाएगी।
जो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगी तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा इसका मतलब इनकम का लेवल कम हो जाएगा। बेरोजगारी बढ़ गई इसका मतलब आज की जैसी स्थिति को समझिएगा, जो आज की स्थिति चल रही है, ठीक है, आप इससे बिल्कुल कोरिलेट करें आज की जैसी स्थिति से, बिल्कुल वही स्थिति बता रहा हूं। पैसा नहीं है सरकार के पास और सरकार उसमें जान फूकना चाहती है इकोनॉमी में। आज आप ये देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर जो एक प्लान गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है, आत्मनिर्भरता वाला, उसमें आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। गवर्नमेंट कैसे भी करके तो बूस्टअप द इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहती है, मतलब सॉरी डिमांड क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। और इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए डिमांड क्रिएट करना बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए आप लोग देख रहे हैं ना कि डिमांड हो रहा है कि गवर्नमेंट मनरेगा में भी 200 डेज का लेबर को बेच दे, ठीक है, 200 दिन की मजदूरी देने का प्लान किया जाए। पहले जब मनरेगा स्टार्ट हुआ था 100 दिन की मजदूरी 365 दिन में उसको दे रहेगी, मांग कर सकता है वो। अब उसको कहा जा रहा है कि 200 दिन, 365 में से 200 दिन की मजदूरी मजदूर को दी जाए। क्योंकि लेबर, माइग्रेट लेबर आ गया, गांव में लेबर बहुत संख्या हो गई लेबर की, ठीक है, जो पहले कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे या अदर एक्टिविटीज में काम करते थे, वो वाली स्थिति आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये बड़ा टास्क हो गया इकोनॉमी को रिवाइवल करना आज के टाइम में। हमें लग रहा है कि प्रवासी मजदूर गाँव की तरफ जा रहा है शहरों से, ठीक है, लेकिन पैकेज देने के बावजूद भी इकोनॉमी को बूस्टअप करना एक बड़ा टास्क है। और आप इसको कोरिलेट करके सोचिए कि अभी जो मजदूर जा रहा है, क्या वो आने वाले टाइम में इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, या अभी उसको वहीं रखने की आवश्यकता है। सरकार ये चाहती है कि वो मजदूर वहीं रहे, लेकिन उसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, ठीक है। वो किसके कारण हुई है, वो हालात आपको सब पता है। एक महामारी की स्थिति के चलते हुए ऐसा असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। लेकिन सरकार का प्रयास है, सराहनीय प्रयास है कि उनको वहीं रोका जाए, या जहां वो जा भी रहे हैं उनको मनरेगा के थ्रू या अदर उनको कर्जा दे करके, ठीक है। गवर्नमेंट ने कर्ज के एक शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब आज अगर उसके पास पैसा नहीं है उसको कर्ज दे करके कि उसको कोई ऐसा धंधा खोला जाए, काम स्वरोजगार उसका शुरू किया जाए, जिससे कि वो अपना रोजगार का धंधा कर सके और चार पैसा पैदा कर सके और मार्केट में जाके डिमांड कर सके जो गवर्नमेंट को अभी चाहिए, उस काम में उसका सहयोग हो सके, जिससे कि इकोनॉमी अपने पथ पर दोबारा से अग्रसर हो सके। इस बात को समझने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो आप समझिए कि जब ये इनकम डाउन होगा, जब मेरे पास इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ही नहीं करूंगा, डिमांड कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, डिमांड कम हो जाएगा। इट मीन्स ये होगा, जब डिमांड कम हो जाएगा तो पैसा नहीं है इसलिए डिमांड कम हो जा रहा है, तो हम ये समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं। देखिए इन्फ्लेशन रेट भी डाउन होगा, इन्फ्लेशन रेट डाउन हो जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में नहीं है, इसलिए मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा, मतलब मार्केट में वस्तुएं और सेवाओं की तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन उनको क्रय करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है। किस तरीके से उसको संसाधन जुटाए जाए, ठीक है, कैसे वो जुटाए। और तो यहाँ गवर्नमेंट को आवश्यकता क्या होगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहाँ सरकार विस्तारवादी मौद्रिक नीति और क्या राजकोषीय नीति दोनों का इस्तेमाल करेगी, जो कि अभी आपने देखने को मिला, रेपो रेट में कट किया गया, रिवर्स रेपो रेट में भी कट किया गया। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट में डाल करके, ठीक है, लोगों का ईएमआई कम होगा तो उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा आएगी, जिससे कि वो गवर्नमेंट जो पब्लिक है मार्केट में जाके ज्यादा क्रय शक्ति करेगी, मतलब वो ज्यादा जाके व्यय करेगा, ज्यादा मांग अपनी बढ़ा सकता है। जो पैसा मेरे पास, मान लीजिए आज मेरे पास 5,000 रुपए है, ठीक है, और अभी मैं अपनी इनकम में से 5,000 रुपए बचा पा रहा हूँ, जिससे कि मैं उससे डिमांड कर पाता हूँ और अपने उस पर खर्चे पे, ठीक है, अपना खर्च कर पाता हूँ। और अगर ये और ईएमआई मेरा 18,000 रुपए चला जाता है मान लीजिए, ठीक है, और ईएमआई अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ईएमआई आपका कम कर दिया जाएगा, तो ये समझ लो अगर एक महीने में 1,000 रुपए का मुझे बेनिफिट होगा तो अब मेरा खर्च करने के लिए शक्ति बढ़ गई ना।
पहले 5,000 था, अब 6,000 रहेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आदमी को अगर 1,000 रुपए भी उसके पास खर्च करने के लिए बढ़ जा रहा है, इसका मतलब है कि और जितने भी लोग होंगे वो भी इस तरीके से किसी को 2,000, 4,000, 10,000 के ऐसे बेनिफिट्स होगा, तो जिससे मार्केट में जाके डिमांड बढ़ाएगा। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हम कहा किस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, इसका रिसेशन मतलब एक सुस्ती जैसी स्थिति, मतलब एक सुस्ती जैसी लग रही है। कई बार पढ़ाई में करने में मन नहीं लगता, ठीक है, और सुस्ती से अरे ठीक है, वही एक फेस है ये, इससे निकलना बहुत जरूरी है। और उससे निकलना, सुस्ती के बाद अगर ज्यादा है, आलस हो जाता है, तो फिर वो क्या है, एक बीमारी का रूप ले लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है फिर वो। ठीक है, तो इससे आगे वाला फेज जब आएगा वो डिप्रेशन का फेज होगा। डिप्रेशन का आप यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ क्या होगा, यहाँ स्थिति क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो आप इससे निकलने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा इस फेज में। इससे यहां तक, इस वाले फेज से इस फेज तक ये उसको उपयोगी साबित होगी। और ऐसी पॉलिसीज का गवर्नमेंट आज भी इस्तेमाल कर रही है, आप लोग उसको देखते रहिए। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, आप ये देखिए तीसरे पॉइंट में क्या स्थिति बन रही है भाई। तीसरा पॉइंट भी लगभग वही स्थिति को रिपीट कर रहा है। ठीक है, लगभग समानता है। आप ये समझिए, सैद्धांतिक रूप से ये देखा जाए तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक, मतलब लगातार 2 तिमाही तक 6 महीने तक, ठीक है, ऋणात्मक विकास दर अर्जित की जाए, लगातार 6 महीने तक नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड हो, ठीक, तो कहा जाता है कि वह अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। परंतु ऋणात्मक विकास दर अर्जित किए बिना, यदि ऋणात्मक विकास दर अर्जित किए बिना ही यदि मंदी के अन्य कारण भी दिखाई पड़ने लगते हैं, तो ऐसे से मंदी की अवस्था कहा जाता है। कैसे होगा, तो यहाँ क्या होगा, जो मैंने बताया कि सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम हुआ। इसका मतलब है कि डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड में कुछ कमी आ गई, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई। क्यों कमी आ गई, लोगों का खरीदने के लिए क्रय शक्ति। अब उसके सप्लाई जो थी, सप्लाई जो है, अगर वो आलू 10 रुपए किलो बेच रहा था, ठीक है, और चूंकि उसकी डिमांड नहीं है, तो आलू की कीमत तो कम करेगा ही करेगा। वो कह रहा है कि हमें 10 रुपए नहीं 5 रुपए किलो में देने को राजी हूं, लेकिन 5 रुपए किलो में भी लेने के लिए 5 रुपए किलो के हिसाब से भी तो पैसा उसके पास होना चाहिए। तो इसीलिए मजबूरन प्राइसेस ऑफ द गुड्स में क्या आएगी, कमी आएगी। प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉल करेगा। ठीक है, जब ये कम होता है तो व्यापारियों की क्या होगा, जो व्यापारी वर्ग है उसको क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा, ठीक है, उनका प्रॉफिट मतलब डाउन होगा, लॉस होगा। और उत्पादन जो प्रक्रिया है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। जैसे आज की स्थिति में अभी आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा, पेपर्स आप लोग पढ़ रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो अब मजदूरों को बुलाने के लिए वाहन भी भेजने को तैयार है कि आप आ जाइए, हम आपको वाहन भी भेज रहे हैं, रहने और खाने पीने का खर्चा भी उठाएंगे। लेकिन अभी मजदूर दोबारा से पुनः वापस आने के मूड में नहीं है, समझिए इस बात को। ठीक है, तो प्रक्रिया उसकी ठप हो जाएगी और निवेश रुक जाते हैं। जब प्रक्रिया इसकी कम, मतलब प्रोडक्शन कम होगा और निवेश, इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगा, मतलब फॉल कर जाएगा, बड़े मार्जिन से फॉल करेगा। ठीक है, और इसके चलते ही शेयर मार्केट भी क्या होता है, वो भी लुढ़कने लगता है, आप लोग देखते रहते होंगे। और इन्वेस्टमेंट जब ये डाउन होगा, इट मीन्स ये होगा कि ये भी चीजें आपको देखने को मिलती है कि कर्मचारियों की छटनी बड़े मार्जिन से होती है। आप देख भी रहे हैं इसको, प्राइवेट सेक्टर में बड़े तेजी से छटनी वहां हो रही है। और जब कर्मचारियों की छटनी होती है तो रोजगारी बढ़ती है, तो जिससे कि शेयर मार्केट भी लुढ़कने लगता है। ऐसी समग्र स्थिति को हम मंदी कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं। और ये यहाँ तक का फेज टिल द ट्रफ, मतलब ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द स्लम का मतलब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल कैसा होता है, आर्थिक क्रियाओं का स्तर
एकदम निम्नतम होता है, एकदम निम्नतम होता है। ठीक है, एक और पॉइंट बचा है इसमें, आप ये देखिए, इसके बाद आप ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दोनों इस्तेमाल होगी इससे बाहर निकलने के लिए। वो सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं पहले। ठीक है, अभी आप ये देखिए फोर्थ वाला पॉइंट, रिवाइवल इन द इकोनॉमी या रिकवरी या लोअर टर्निंग पॉइंट। लोअर टर्निंग पॉइंट दैट इज लोअर टर्निंग पॉइंट, यहां से ऊपर की तरफ रिवाइवल हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो लोअर टर्निंग पॉइंट का मतलब तेजी से, मंदी से तेजी की ओर, मंदी से तेजी की ओर अग्रसर होने की अवस्था को सुधार कहा जाता है। मतलब आपका, अगर आप एज ए डॉक्टर या सोचें कि जब आपका पेशेंट तेजी से रिकवरी करता है तो वो डिप्रेशन से निकल करके रिकवरी फेज में आता है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए इकोनॉमी में रिवाइवल लाने के लिए, और इससे इकोनॉमी थोड़ा रिवाइवल स्टार्ट जब होता है तो उसी को डिप्रेशन से निकल करके कौन से फेज में आ रहा है, वो रिकवरी के फेज में आ रहा है। मतलब उसमें इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल स्टार्ट हो गया है। मतलब जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में अभी थोड़ा कंडीशंस के आधार पर देश को खोला गया है और देश को उसमें सारी शक्तियां उसमें डिलीवर की गई हैं। आप अपने अनुसार उसको तय कर सकते हैं क्या। और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए ये पावर दिया गया है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करिए। जो आप खोलना चाहते हैं खोलिए, जिसको आप बंद करना चाहते हैं बंद करिए। तो उससे अभी आप क्या देख रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन होता है उसको एकदम पूर्ण तरीके से लॉक किया जाता है। ठीक है, तो इसी में जो कंटेनमेंट जोन नहीं हो सॉरी कंटेनमेंट जोन नहीं होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब स्टार्ट कर दी गई है, जिससे कि वहां रिवाइवल स्टार्ट हो रहा है। एकदम संपूर्ण लॉकडाउन था, उससे तो अच्छा है कि एक रिवाइवल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भुखमरी जैसी स्थिति में ना आ जाए देश। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता रहे और दूसरे तरफ अब ये बीमारी दूसरे हाथ पे हो गई। मतलब बीमारी के साथ चलने का एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। इस बीमारी से भी लड़ना है और हमें आर्थिक मंदी से भी लड़ना है। इससे भी हमें जूझना है और उससे भी हमें जूझना है। इससे भी निकलना है और उससे भी निकलना है। दोनों फेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए इस अवस्था में मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब मांग बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है, तो आप देखिए वही प्रोसीजर पुराना वाला, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन यूनिट अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। ठीक, जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, रोजगार बढ़ेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ी, इट मीन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा मार्केट में। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ गया भाई। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन के बढ़ जाने से, इन्फ्लेशन के बढ़ जाने, पैसा लोगों के पास आ गया। ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ठीक है, और लोग आप चाइना से मोह उनका भंग है। ठीक है, हो सकता है जो उसके अवसर के रूप में आपके इंडिया को देखा जा रहा हो, अपने कंट्री को देखा जा रहा हो कि एक अवसर के रूप में हम देखते हैं हिंदुस्तान के लिए, और वहां जाकर के अभी एमएनसीज बड़ी तेजी से आपके यहाँ आने लगे, तो एक अवसर के रूप में उसको देखा जा सकता है। महामारी भी है और एक दूसरे तरफ एक अवसर भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा आज का लेक्चर खत्म होता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और कमेंट भी आप लोग लिखें। ठीक है, और अभी थोड़ी देर बाद आपको आज ही इसका पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, और सिनॉप्सिस भी मिलेगा, सिनॉप्सिस का भी पीडीएफ मिलेगा। और मुझे इस बार कहना ना पड़े कि आप लोग नोट्स बना के डालिए। ठीक है, लगातार नोट्स बना के डालिए, और यदि आप लोग इसको वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे तो आगे से वीडियो बनाने वाले नहीं हम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार इसको पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, और सर भी मैसेज करते हैं आप लोगों के लिए, सब ग्रुप में देखते हो, आप ही के साथ ही इतने सभी लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक है, 3 नायब तहसीलदार लोग हैं, एक सहायक नगर आयुक्त है, एक खंड विकास अधिकारी के पद पे ज्वाइन किए हैं गौरव। ठीक है, तो ये सब सारे लोग ज्वाइन किए हैं, और एक मिशन है, सब यहीं से लोग जा रहे हैं। ठीक है, कोई कहीं से और नहीं आ रहा है, लेकिन सबकी अपनी मेहनत है, उन्होंने मेहनत की है इस लेवल की। ठीक है, और
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा किस लेक्चर पे होगा मैं आपको कमेंट में या अलग से आपको ग्रुप पे बता दूंगा। और अगले कल नहीं तो परसों वो लेक्चर आपको देखने को मिला। संभवतः या तो बेरोजगारी या गरीबी के ऊपर ही मेरा एक लेक्चर रहेगा। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सारे टॉपिक्स को कवर कराया जाए। और चूंकि अभी परीक्षा में भी थोड़ा सा यह है कि अभी एग्जाम अभी नहीं हो रहा, तो इस दिन बाद हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।